Hello students, how are you? This is Vivek Mishra and this is your economic class. Here we are reading our 5th chapter of 11th class economics. Our chapter name is Theory of Demand. So students, here we have to know about the demand, the difference between demand and desire, and then we can understand what is the law of demand. Okay, so what is demand and other word what is desire. So here we can differentiate between both words demand and desire. ठीक है, वैसे हिंदी में तो आपको दोनों सेम टाइप से लगेंगे, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज डिजायर. तो डिमांड और डिजायर हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पे आपको दिखेगा कि दोनों एक ही वर्ड हैं. डिमांड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मांग करना, कोई इच्छा रखना, और डिजायर मीन्स सेम थिंग्स बट इन इकोनॉमिक बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स. ठीक, आप यहां पे लेके चलिए डिमांड और डिजायर. आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, लाइक 100 रुपए हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आप 100 रुपए वाली कोई चीज खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो वो आपकी क्या होगी, डिमांड. ठीक है, लाइक मेरी जेब में 500 रुपए हैं और मैं 470 रुपए की घड़ी खरीदना चाहता हूं, तो मेरी क्या होगी, घड़ी डिमांड हो जाएगी. लेकिन जेब में अगर 500 रुपए हैं और मैं 1000 वाली घड़ी खरीदना चाहता हूं, इट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या होगी, डिजायर. मतलब जेब में या अपने पास, उस प्रॉपर इंसान के पास वो रिसोर्स होते हुए अगर वो उस चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता है, किसी भी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा अगर आप तब रखते हैं जब आपके पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, तो वही चीज़ आपके लिए, वही कमोडिटी आपके लिए आपकी डिमांड होगी. बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, इट मीन्स कि वो कमोडिटी आपके लिए क्या होगी, डिजायर. ये अंतर है दोनों में, डिमांड और डिजायर में. तो डिमांड क्या होती है, किसी भी ह्यूमन के पास अगर उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स का मतलब मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में ही इकोनॉमिक की, कि रिसोर्स मतलब वो चीज़, वो पैसा जिससे आप अपनी नीड्स को, अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करते हो. ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए रिसोर्स क्या होगा, आपका पैसा. तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, उसके बाद आप उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा रखते हो, तो आपके लिए क्या होगी, आपकी डिमांड. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे द लॉ ऑफ डिमांड. डिमांड किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से घटती है, कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे इसको रफ करते हैं और एक कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको आप पढ़िए, फिर उसको हम प्रूव करवाते हैं. स्टेटमेंट बोल रहा है, इट स्टेट दैट द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है, मतलब एजम्पशंस, रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखते हुए देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स उस प्रॉपर कमोडिटी की, उस स्पेशल कमोडिटी की खुद की प्राइस अपनी, और क्वांटिटी डिमांड, ये नया वर्ड है आपके लिए. अब पहले तो आप देख लीजिए डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या अंतर है, नहीं तो आप इस वाली थ्योरम को, इस वाले लॉ को समझते हुए बहुत ज़्यादा मिस कर जाएंगे. डिमांड का मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप उस प्रॉपर कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आपके लिए डिमांड होगी. लेकिन अगर किसी भी कमोडिटी को आप उसकी स्पेशल प्राइस पे परचेज करना चाहते हो, उसकी स्पेसिफाई जो प्राइस है, लाइक ये मार्कर है, इसकी प्राइस और कमोडिटी. ठीक है, ये मार्कर 20 रुपए का है, हम खरीदना चाहते हैं इसको, भले हमारे जेब में 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, उससे रिलेटेड नहीं है, इसको खरीदने भर के पैसे होने चाहिए, तो ये हमारी डिमांड हो गई. लेकिन अगर इस मार्कर को हम केवल 20 रुपए का ही खरीदना चाहते हैं, अगर 25 का दे रहा है तो नहीं खरीदना चाहते. ठीक, भले हमारे जेब में 50 रुपए हैं, लेकिन ये मार्कर हम केवल कितने का खरीदेंगे, 20 रुपए का, मतलब इसकी एक स्पेशल प्राइस पे हम इसको परचेज करना चाहते हैं. तो यही मार्कर हमारे लिए क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड. क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड. मतलब किसी स्पेशल प्राइस पे कोई कमोडिटी को परचेज करना क्या कहलाता है, क्वांटिटी डिमांड. तो अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब सारे के सारे एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए
हम अगर दिखाना चाहें तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए, मार्कर की प्राइस बढ़ जाए, तो मार्कर कम यूज होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसकी डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ओके, अब एग्जांपल आप बेसिक लाइफ में लीजिए अपनी। तो अगर मार्केट में प्याज के रेट बढ़ जाते हैं तो लोग प्याज खरीदना कम कर देते हैं, प्याज की डिमांड धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है। ठीक है, और अगर प्याज के रेट कम हो जाएं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड व्हेन द रिसोर्सेज बीइंग कांस्टेंट। जब रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। रिसोर्सेज या एजम्पशंस हमारे लिए क्या क्या है ये आप देखिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो पहले इसको देख लीजिए आप कि क्या चीज़ें आपको कांस्टेंट रखनी है, तब इसके बारे में ध्यान रखना है। उस प्रॉपर कमोडिटी को खरीदने में आपका ना कोई टेस्ट हो और ना कोई प्रेफरेंस हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बिना प्याज के आपका काम नहीं चल रहा है। अगर बिना प्याज के आपका काम नहीं चल रहा है, इट मीन्स कि उस पर लाभ डिमांड का कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप प्याज खरीद के खाओगे ही खाओगे, खरीदोगे ही खरीदोगे। ओके, तो टेस्ट और प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखना है, मतलब आपको उस प्रॉपर कमोडिटी को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, इनकम। आपकी इनकम उस प्रॉपर कंज्यूमर की, वो पर्सनल स्पेशल कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इनकम बढ़ेगी या घटेगी, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो फिर कौन सा डिमांड का असर पड़ने वाला? कोई नहीं। हम 1000 रुपये कमाते थे, आज 10,000 कमा रहे हैं, तो लाभ डिमांड का कोई असर पड़ने वाला है? डिमांड तो अपने आप बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो इनकम को भी क्या रखना है? कांस्टेंट। इसको भी कांस्टेंट और इनकम को भी कांस्टेंट। ठीक है, अगली चीज है हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? मतलब ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जहां पे यूज किए जा सके, उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ गया तब भी दिक्कत, घट गया तब भी दिक्कत। रिलेटेड गुड्स होता क्या है पहले ये जान लीजिए आप। जैसे कि ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स की जगह पे, उसकी प्लेस पे हम कंज्यूम कर सकें। कोई कंज्यूमर जब दूसरे गुड्स की प्लेस पे एक अनदर गुड्स कंज्यूम कर सके तो उसे हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं। लाइक कॉफी एंड टी। मार्केट में टी के रेट बढ़ गए तो हम कॉफी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, मार्केट में कॉफी के रेट बढ़ गए तो हम टी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो टी एंड कॉफी एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड गुड्स। इस तरीके से ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे कंज्यूम किए जा सके, उन गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? मतलब कांस्टेंट। और अगला है हमारा एक्सपेक्टेशंस। हमें ऐसा ना पता हो कि आगे आने वाले टाइम में प्याज के रेट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? उस चीज को अभी खरीदना चालू कर देंगे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसको आप किसी भी चीज पे लेके देख सकते हैं। गोल्ड लेके चेक करें, क्लॉथ्स लेके चेक करें। अभी ठंडियां आ रही है तो ठंडियों के क्लॉथ्स आने वाले हैं, तो अब उन पे हम क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का असर देखते हैं, इस लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करवाते हैं। तो हमको सर्दी के लिए स्वेटर लेने हैं, ठीक है, ठंडी के लिए क्या लेने हैं? विंटर क्लॉथ्स। तो आपको उस क्लॉथ को खरीदने में ना कोई टेस्ट हो ना प्रेफरेंस हो, इसको कांस्टेंट रखना है। अगर टेस्ट होगा, आपको लेदर जैकेट अच्छी लगती है, सबको लेदर जैकेट ज़्यादा से लोगों को अच्छी लग रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उस पर कोई प्राइस घटने या बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगी। आप लेने जाओगे, आपको महंगी लगी तो नहीं लोगे, मतलब प्राइस बढ़ने से आपका वहाँ पे क्या होगा? डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी। लेकिन अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ आप लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करवा सकते। इनकम बढ़ गई तो वैसे भी महंगे से महंगी चीज़ें खरीदोगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी अगर बढ़ गया, मतलब लेदर जैकेट की जहाँ पे अगर उसी से रिलेटेड कोई अदर जैकेट स्पेशल आ गई तो आप उस जैकेट को खरीदना शुरू कर दोगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी।
और एक्सपेक्टेशंस, आपको जैसे पता है कि आगे वाले टाइम में ये इन चीज़ों के रेट, स्वेटर वगैरह के रेट, जैकेट वगैरह के रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसकी डिमांड अभी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ों को, ये एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए हमको लॉ ऑफ डिमांड को देखना है। ठीक है, मतलब अगर इन चारों चीज़ों को कांस्टेंट कर दें, उसके बाद किसी भी कमोडिटी की अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, और अगर प्राइस घटाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको किस तरीके से हम ग्राफ पे शो करवाते हैं वो आप देख लीजिए। एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा और उस टेबल के थ्रू आप ग्राफ पे इसको शो करवाएंगे। क्या करेंगे आप, पहले एक टेबल बनाएंगे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। प्राइस पहले अगर 10 रुपीज़ थी तो इस पर्सनल मार्कर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान लो कि 20 परचेज कर रहे थे। ठीक है, प्राइस अगर इसकी घटनी शुरू हो गई, मार्कर की कितनी शुरू हो गई घटनी, 8 हो गई। ठीक, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 24। ये अगर घट के 5 पे आ गई तो कमोडिटी क्वांटिटी डिमांड और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 पहुंच जाएगी। कुछ इस तरीके से टेबल इसका बनता है। प्राइस घटना शुरू हुई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ना शुरू हुई, और अगर प्राइस बढ़ना शुरू हुई, इनवर्स रिलेशन आपको दिखा रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ना शुरू हुई मतलब 5 थी तो 30 ले रहे थे, अगर 8 हो गई तो क्या लेंगे 24 मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड अपने आप बढ़ना शुरू हो गई, और अगर 10 पहुंच गई तो अपने आप 20 पे आ गए। मतलब इस तरीके से टेबल मेंटेन करेंगे कि अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घटेगी। इस तरीके से दोनों का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल उल्टा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ओके, इस पे जब भी आप ग्राफ शो कराएंगे तो हमेशा क्वांटिटी डिमांड नीचे रखेंगे और प्राइस ऊपर रखेंगे। यहाँ पे अगर आपको सोना हो रहा हो तो यहाँ पे हम रफ करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है, इस टेबल के थ्रू आप जब कर बनाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड ये रहेगी आपकी और प्राइस ये रहेगी। ठीक है, ये आप 2 कितना ले लें, 4, 6, 8 और 10 ले लेते हैं। यहाँ पे आप ले लेते हैं डिमांड, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसका एक पॉइंट टेबल बना लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 और बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा 30, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 20, 10 पे 10 यहाँ है आपका, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी 20, कुछ ये पॉइंट जाके ये पॉइंट आके यहाँ मिलेंगे। जैसे पॉइंट प्राइस घटी 8 पे पहुंची वैसे क्वांटिटी डिमांड 24, 8 और 24 कुछ ये 25 है स्टूडेंट्स। ठीक है, 24 इससे थोड़ा सा पहले होगा और ये यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही और कम हो गई प्राइस 5, ये 5, ठीक है, सॉरी प्राइस ये 5 मतलब 6 से थोड़ा नीचे, अच्छा कोई नहीं, 4 और 6 के बीच में बिल्कुल बीच से जाएगा 5, और कहाँ तक 30 तक, ये कुछ ऐसा स्लोप बन रहा है ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, और कर्विकल। ठीक है, कैसा स्लोप बन रहा है डाउनवर्ड। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे, उसके एजम्पशंस देखेंगे, टेबल देखेंगे और रिलेटेड ग्राफ देखेंगे। ठीक है, जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड को शो करवाना होगा तो पहले आप बताएंगे कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अदर एजम्पशंस बीइंग कांस्टेंट, हम सारे के सारे एजम्पशंस को कांस्टेंट रखते हुए प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशन दिखाएंगे, कैसा दिखाएंगे, इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसका आप एक बेसिक सा एग्जांपल दे सकते हैं, मार्केट में कपड़ों का एग्जांपल दे सकते हैं, और ठीक ठाक एग्जांपल दे सकते हो तो मोबाइल फ़ोन का। ठीक है, आईफोन, ठीक है, कोई भी फ़ोन का आप एग्जांपल दे सकते हैं मार्केट में जिनके रेट बढ़ने से उनकी डिमांड घट जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप एक
एजम्पशंस का टेबल बना के दिखा देंगे कौन कौन से एजम्पशंस आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद आप एक टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ। ठीक है, केवल इतनी सी चीज़ आपको दिखानी है लॉ ऑफ डिमांड में। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।